हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे बेगला 136 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये बोल रहा है राइट एन ऑफिशियल लेटर ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्चर इज एन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को लेटर लिखने बोल रहा है। किसके लिए? तो पोस्ट ऑफ रिसर्चर के लिए। ठीक है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट आया है जॉब से रिलेटेड रिसर्चर के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसी को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसी के ऊपर आपको लेटर लिखना है। तो देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा जॉब एप्लीकेशन लिखने का। सबसे पहले आएगा आपका योर नेम। ठीक है, आप अपना नाम दोगे, अपना एड्रेस दोगे, ये सब रैंडम भी दे सकते हो, एड्रेस वगैरह, नेम, सिटी। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और फिर डेट, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन का आप डेट दोगे। तो ये हो गया आपका पूरा। फिर आप एक लाइन छोड़ के आप जिसको भेज रहे हो ये जॉब एप्लीकेशन, तो ये क्या होगा? हायरिंग मैनेजर। यहाँ पे मैनेजर का नेम लिख सकते हो अपने हिसाब से, या फिर नॉर्मल हायरिंग मैनेजर लिख दो, है ना। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नेम कुछ भी दे दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से कोई भी एक नाम चुन लीजिए, वो हो गया आपका। फॉर एग्जांपल आप आकाश इंस्टीट्यूट पे दे रहे हो तो वो लिख दोगे आकाश। ठीक है, फिर आएगा इंस्टीट्यूशन एड्रेस। यहाँ से आप कोई भी एड्रेस दे दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, है ना, कोई रैंडम दीजिएगा, बट इतना भी रैंडम नहीं कि वो एड्रेस लगे ही ना। ठीक है, इस तरह से आप कोई एड्रेस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे वही सिटी, स्टेट, जिप कोड डाल दीजिएगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका फॉर्मेट। ठीक है, आप इतना लिखे, उसके बाद लिखोगे डियर हायरिंग मैनेजर नेम, कुछ भी नाम दे दीजिएगा वो। फिर लिखोगे, यहाँ से आपका मेन बॉडी शुरू होगा। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन दी रिसर्चर पोजीशन एडवर्टाइज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन डेट दिस। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई डेट यहाँ पे दे दीजिएगा। क्या लिख रहे हो यहाँ पे कि मैं अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूँ जो आपने रिसर्चर पोजीशन के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया था ना। अरे यहाँ पे आप कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम लिख दोगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान टाइम्स या फिर द हिंदू। तो इस तरह से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर इंस्टीट्यूशन कमिटमेंट टू, यहाँ पे कोई भी एक मेंशन स्पेसिफिक क्वालिटी और अचीवमेंट, एग्जाम्पल लाइक कटिंग एज रिसर्च इन दी सस्टेनेबल एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि पहले तो लिख दिए कि भाई मैं इसके लिए लिख रहा हूँ ये वाला चीज़, और ये इसके बाद लिखोगे कि मैं इम्प्रेस्ड हुआ हूँ आपका जो इंस्टीट्यूशन का जो कमिटमेंट है, लाइक कोई भी क्वालिटी वगैरह जो वो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में अच्छा है। जैसे कि इसमें क्या है, कटिंग एज रिसर्च इन दी सस्टेनेबल एनर्जी, इस टॉपिक पे जो आपने बनाया था ना वीडियो, इस चीज़ से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ आपके इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो ये लिख दिए। उसके बाद देखोगे विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन योर फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है, आप अपने फील्ड ऑफ स्टडी बता सकते हो। साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि इन्वायरमेंट इन साइंस दे सकते हो। तो लाइक विद अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन इन्वायरमेंटल साइंस आई हैव डेवलप स्किल्स इन रेलेवेंट स्किल्स, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे डेटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, आई हैव डेवलप्ड स्किल इन डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, माई रिसर्च एक्सपीरियंस एट, कोई भी आप प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का नाम दे सकते हो। तो माई रिसर्च एक्सपीरियंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, है ना। यहाँ पे आपने एक अपना जो प्रीवियस जहाँ पे आप काम किए थे उसके बारे में लिखोगे। हैज़ इक्विप्ड मी टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च, एनालाइज डेटा एंड प्रेजेंट फाइंडिंग इफेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरह से आपने बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है ना रिसर्च का, वो किस जगह से है। तो उस पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि मेरे को इंडिपेंडेंट रिसर्च करना मैंने सीख लिया है, वहाँ से मेरे को एनालाइज डेटा करने अच्छे से आता है। और मैं क्या करता हूँ कि प्रेजेंट फाइंडिंग इफेक्टिवली, मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ इफेक्टिवली। आई एम प्रोफिशेंट इन रिलेवेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स, आप जिसमें भी अच्छे हो उसके बारे में लिख दोगे। तो आई एम प्रोफिशेंट इन फॉर एग्जांपल SPSS, R, पाइथन, है ना। तो इस तरह से आपने अपने बारे में यहाँ पे पूरा अच्छा बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ आता है, आप प्रीवियस कौन से कंपनी में काम करते थे, वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा। तो ये चीज़ आपने बता दिया। ठीक है, और ये सब जो पार्ट है ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, पर मैंने इसको इस ढंग से लिखा है ना ताकि आप चाहो तो एग्जैक्टली ये सेम चीज़ को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। उसका देखिए आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर फोकस ऑन, जैसे कोई भी उस कंपनी का जिस पे वो काम कर रही है उसके बारे में लिखोगे कि मैं आपका ये चीज़ देख के काफ़ी इंटरेस्ट हुआ है मेरे को। फोकस ऑन स्पेसिफिक रिसर्च एरिया लाइक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन योर फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट योर रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि भाई आप जो काम कर रहे हो ना ये
रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पे, ये चीज़ से मैं काफ़ी मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके ये वाले काम से, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरी जो काबिलियत है इससे आपका ये जो रिसर्च है उसमें काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख रहे हैं, आप ये क्या लिख रहे हो, रिसर्चर के तौर पे ही आप ये लेटर लिख रहे हो, है ना, सारा कुछ रिसर्चिंग से रिलेटेड है। फिर लास्ट में लिखोगे थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन माई एप्लीकेशन, प्लीज़ फाइंड माई रेज्यूमे अटैच्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे कि अच्छे थैंक यू, आपने मेरा एप्लीकेशन को कंसिडर किया, मैंने अपना रेज्यूमे भी अटैच कर लिया, उसको भी और देख लीजिए आप। ठीक है, फिर लास्ट में सिंसियरली योर नेम, यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे और ये हो गया आपका लेटर खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 10 मार्क्स मिल गया, समझे। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था, अगर आपने तभी वीडियो नहीं दिखा है तो अब ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में एकदम लास्ट में 2 मिनट का वीडियो है, तो अपना इस वीडियो को जब ये प्लेलिस्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, ये तो लास्ट ही वीडियो है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, कृपया करके देख लीजिए उसे, और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिए। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क वाइल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फिर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को बोल रहा है 10 क्वेश्चन को सेट करो। आप एक इंटरव्यूअर हो और आप क्या पूछोगे कि कैंडिडेट से, ठीक है, वो कौन सा पोस्ट के लिए, तो मैनेजर इन अ कॉर्पोरेट फिर्म, तो वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के लिए मैनेजर के तौर पे एक जॉब के लिए अपने कैंडिडेट आया है, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, वो 10 क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ये भी 10 मार्क्स का है। और जब मैंने जून 24 का करवाया था ना, तो उसमें भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार क्या किया था उसमें कि आप कैंडिडेट हो, ठीक है, आप कैंडिडेट हो और आपसे इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन भी लिखो, और साथ में उसका आप क्या आंसर दोगे वो भी लिखो। और यहाँ पे क्या है, बस आप एक इंटरव्यू और आप क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे कैंडिडेट से वो लिखो, तो काफ़ी ईजी है। चलिए लिखते हैं। तो इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर मैनेजरल पोजीशन, ठीक है, मैनेजर के लिए जो पोजीशन आया है उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं क्या पूछूंगा, कैन यू टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ एंड योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे सबसे पहले जो नॉर्मल आप लोग इंटरव्यू के बारे में भी सुनते हो, क्या क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ। ठीक है, तो मैं भी यही पूछूंगा सबसे पहले कि कुछ अपने बारे में बताओ और आपका क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो सब बताओ। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ ना, ये सब मैं ना इसी ढंग से क्वेश्चन पूछा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक आए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है मैनेजर ऑफ कॉर्पोरेट फिर्म, कोई भी टॉपिक आए तो आप इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन को उसमें पूछ सकते हो। तो ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये सब क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो पहले क्या अपने बारे में बताओ, ये तो कोई भी टॉपिक हो, ये क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा हमेशा, है ना। उसका देखें, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर आवर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि आप क्यों इंटरेस्टेड हो हमारे कंपनी में काम करने के लिए, या फिर आप ऐसे इसकी जगह पे ये भी पूछ सकते हो कि वाई आर यू इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर मैनेजर, है ना, इन आवर कंपनी। तो इस तरह से आप पूछ सकते हो दूसरा सवाल। यहाँ पे सिर्फ आपसे सवाल पूछना है, आप आंसर कुछ नहीं देना है ना, ये कैंडिडेट आपको आंसर देगा। उसका देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर मैनेजमेंट स्टाइल एंड इट्स इफेक्टिवनेस। फिर आप उससे पूछोगे, मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हो तो आप उससे रिलेटेड ही पूछोगे कि आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि आपका मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है और वो कैसे इफेक्टिवनेस है। ठीक है, ये पूछोगे उससे फिर वो जवाब देगा। फिर है व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आपका की स्ट्रेंथ क्या है, या फिर आप ऐसे समझो कि आप किस में अच्छे हो, आप किस में ख़राब है, वो सब बारे में पूछते हो। तो वही पूछ रहे हैं कि आप किस में आपका अच्छा है और किस में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब बारे में पूछ रहे हो आप, है ना। उसका देखिए, हाउ डू यू हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन इन एंड टाइट डेडलाइंस। फिर उससे पूछोगे कि भाई आप हाई प्रेशर जब कोई सिचुएशन आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते हो, और जो आपका टाइट डेडलाइन होता है यानी कि जल्दी काम करना होता है तो उसको आप किस तरह से मैनेज करोगे। तो ये सब क्वेश्चन क्या हुआ, कोई भी टॉपिक है ना, आपको ये सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, है ना, इसके बारे में। फिर की स्ट्रेंथ क्या है ये भी आप पूछ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो देख रहे इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अगर याद भी कर लोगे ये चीज़ को तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरा यही मोटिव है ये सब क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का। फिर देखिए, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज मल्टीपल टास्क एंड प्रोजेक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका किसी में भी पूछ सकता है कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो। अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा काम दे दिया है, मल्टीपल टास्क प्रोजेक्ट वगैरह मिल गया, तो आप उसको किस तरह से करोगे, है ना। तो ये हो गया। फिर देखिए, कैन यू शेयर एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट योर रिजॉल्व विद इन योर टीम। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूछ रहे हो ना, जब वो बता दिया कि हाँ अच्छा मेरे में ये की स्ट्रेंथ है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि
क्या आप एक एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट को, यानी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपके टीम के में मनमुटाव हुआ था, तो आप उसको कैसे सॉल्व किए थे, है ना? तो उससे पूछोगे, इससे आपको क्या पता चलेगा कि वो किस तरह से काम अपने कलीग को हैंडल करता है ना, अपने लोगों को कैसे हैंडल कर पाता है। तो ये हुआ, उससे आप एक एग्जाम्पल मांग रहे हो। फिर देखिए कि व्हाट मेथड डू यू यूज़ टू कीप योर टीम्स मोटिवेटेड एंड इंगेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका कोई भी टॉपिक में पूछा जा सकता है कि आप कौन कौन से, मतलब किस ढंग से कौन सा मेथड यूज़ करते हो ताकि आपका जो टीम रहे वो मोटिवेटेड रहे और हमेशा काम करने के लिए इंगेज रहे, है ना? आप कौन कौन सा मेथड यूज़ करोगे इसके लिए। तो ये हो गया। उसका देखिए व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका क्या है, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या सोचते हो आपको कितना मिलना चाहिए, है ना, इस तरह से। फिर वेयर डू यू सी योर करियर हेडिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन कि आप क्या देखते हो आपका कुछ सालों के बाद आपका करियर कहाँ पे होगा, ठीक है। पूछते हैं ना कि आप 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, तो वही चीज़ मैं भी पूछ रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए इसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस को जो क्या है, आप कोई भी टॉपिक को रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट सिर्फ इसी के लिए पूछता, मैनेजर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता, तो उसमें क्या होता है, वैसे क्वेश्चन सिर्फ इसी वाले क्वेश्चन के लिए रह जाते हैं, है ना, इसी वाले टॉपिक के लिए रह जाते हैं। पर ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका कोई भी टॉपिक पे चलेगा, तो आपको भी इसी ढंग से मैंने जानबूझ के ये बताया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये देखिए आउटलाइन भी बनाने बोलता है प्रेजेंटेशन का। ये क्वेश्चन भी आपको जून 24 में पूछा था, ये टॉपिक बस अलग था। यहाँ पे टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यानी कि गुड कम्युनिकेशन के लिए, अच्छी बातचीत के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये हम लोग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन। तो चलिए प्रेजेंटेशन मतलब वही ना जो स्लाइड देखते होंगे आप लोग, तो वही चीज़ है, आप कैसे प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाओगे, तो ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहला जो होगा इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं 2 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। एक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंस बताओगे कि कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला होगा डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। पहले आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन के बारे में डेफिनेशन दोगे, क्या है कम्युनिकेशन एग्जैक्टली। फिर क्या करोगे, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। तो फिर वहाँ पे आप रोल क्या है कम्युनिकेशन का वो बताओगे, और मतलब पर्सनल लेवल पे क्या होता है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या होता है कम्युनिकेशन, उसके बारे में आप बताओगे, ठीक है। उसका देखिए बी में, मतलब बी पार्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन, यानी कि क्या है ये हम प्रेजेंटेशन जो आपको दिखा रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो बताओगे। तो ओवरव्यू ऑफ की एलिमेंट्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप एक ओवरव्यू दोगे कि ये पूरे प्रेजेंटेशन में आप क्या क्या देखने वाले हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, है ना। इसमें क्या किया आपने, इंट्रोडक्शन दिया, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताया, फिर रोल बता दिया कम्युनिकेशन के, पर्सनल और प्रोफेशनल में क्या होता है, और फिर ऑब्जेक्टिव दे दिया कि ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपको क्या क्या मिलेगा। फिर देखिए सेकेंड पार्ट क्या आएगा, की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन। यहाँ पे मेन चीज़, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या एलिमेंट्स गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होगा, तो ये आपको नॉर्मल अपने हिसाब से सोचना है। तो सबसे पहले क्या है, क्लैरिटी, है ना। तो बातचीत करते हो तो उसमें सबसे अच्छी मतलब क्लैरिटी रहेगी, तो वो कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना। तो वही चीज़ लिखें, क्लैरिटी। तो डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस, तो यानी क्लैरिटी के बारे में आप डेफिनेशन दोगे, उसका सिग्निफिकेंस बताओगे कैसे होता है। फिर एग्जांपल्स ऑफ अ क्लियर वर्सेस अनक्लियर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप एक दिखाओगे भी कि क्लियर क्या होता है, क्लैरिटी क्या होती है कम्युनिकेशन की, उसका एक एग्जांपल दोगे, और अनक्लियर कम्युनिकेशन कैसे होते हैं उसका भी एक एग्जांपल देके समझाओगे कि क्लैरिटी होना कितनी अच्छी बात होती है कम्युनिकेशन के लिए। फिर आएगा दूसरा एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो ये आएगा डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस। यहाँ पे भी आप एक्टिव लिसनिंग के बारे में देखिए, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आउटलाइन बनाने बोल रहा है। तो ये नहीं कि आप बैठ के सारा लिखो, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में लिखो कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, पूरा चीज़ लिख रहे हो, ये नहीं। आपको क्या आउटलाइन देना है कि अच्छा पहले में क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन में बताऊँगा। फिर इसी तरह से एक्टिव लिसनिंग में आप क्या करोगे कि उसका डेफिनेशन दोगे कि एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, यानी कि सुनना। कम्युनिकेशन में ये नहीं होता कि सिर्फ बोलते रहो, सुना भी चाहता है लोगों का, है ना। तो वही एक्टिव लिसनिंग, वो डेफिनेशन दोगे और इंपॉर्टेंस बताओगे कि ऐसा करने का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरा होगा टेक्निक्स फॉर एक्टिव लिसनिंग, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए, है ना। पहले बैठो, शांत हो जाओ, जो बोल रहा है उसको सुनो, वो सब टेक्निक बताओ, है ना। फिर बताओगे बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एक्टिव लिसनर, तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स भी बताओगे कि जब आप लिसन करते हो, लोगों को सुनते हो, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे।
ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया। फिर यहाँ पे पार्ट सी, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नॉन वर्बल मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल के कर रहे हो है ना वही आपका कम्युनिकेशन हुआ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है जिसमें आपका क्या होता है कि बॉडी लैंग्वेज आपका किस तरह से है, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आप जेस्टर कैसा कर रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, वो सभी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये भी पॉइंट को ला रहे हो कि गुड कम्युनिकेशन में ये सब चीज़ का भी काफ़ी होता है। तो आप वो भी बताओगे कि बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, जेस्टर वगैरह वो सब। फिर एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल क्यूज, तो आप नॉन वर्बल का एक एग्जाम्पल भी दोगे है ना, आपको किस तरह से बात करना, कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आप एकदम अच्छे से आपका हाथ सही से रखो है ना, सुनो, उसकी तरफ देखो, उसकी आंखों में देखो, अगर वो कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रहा हो तो हल्का सा ये दिखाओ, फेस पे एक हल्की सी स्माइल रखो। तो ये सब क्या हुआ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आएगा एम्पैथी, ये क्या होता है, डेफिनेशन एंड रेलेवेंस इन कम्युनिकेशन। तो एम्पैथी या फिर सिंपैथी बोलिए है ना, एम्पैथी वो, तो उसके बारे में डेफिनेशन दिखाओ कि अगर कोई आपको अपनी कोई दुख भरी दास्तां सुना रहा है तो आप उसकी तरफ थोड़ा क्या बोलते हैं, प्रेम दिखाओ है ना, थोड़ी सी सद्भावना दिखाओ उसके लिए, तो इस तरह से आप एम्पैथी दिखाओ। फिर वेज टू डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी इन कन्वर्सेशन, तो आप कैसे एम्पैथी को कम्युनिकेशन में दिखा सकते हो, वो उसके वेज बता रहे हो। फिर बेनिफिट्स ऑफ एम्पैथिक कम्युनिकेशन, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं जब आप किसी के साथ एम्पैथी दिखा के बात करते हो, तो वो सब बेनिफिट्स हो गए। फिर आएगा ई नंबर, फीडबैक, ये सब क्या है, गुड कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारा बताया, तो अगर आप चाहो तो इसमें से कुछ पॉइंट को हटा भी सकते हो अपने हिसाब से। फिर है देखिए फीडबैक, तो फीडबैक मतलब क्या, कम्युनिकेशन में फीडबैक का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक है ना, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं हो मैंने बोल दिया यार बात खत्म, अब मैं इसके आगे कुछ सुनूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। आप कुछ बोलते हो, लोग उससे एग्री करते हैं, फिर कोई डिसएग्री भी करते हैं, वो अपना कुछ बताते करें ऐसे नहीं, ऐसे करना सही रहेगा, तो आप उसको सुनते हो ना। तो ये आता है फीडबैक कि लोगों को फीडबैक देना और रिसीव करना, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो बताओगे। फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टेक्निक्स, फिर अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो कंस्ट्रक्टिव कैसे दोगे, अब ये नहीं ना बेइज्जती कर दो, भाग गए, मज़ा नहीं आया बिल्कुल, भाग जाए यहाँ से, मेरे को ऐसे ये नहीं ना करने लगोगे। तो वो ये होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दे सकते हो, यानी कि अगर किसी का अगर आपको नहीं पसंद आया बात तो आप उसको अच्छे ढंग से कैसे बताओगे वो। फिर रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, फिर वही कि रोल क्या होता है एक फीडबैक का कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वो बता रहे हो। फिर आएगा नेक्स्ट एफ नंबर, एडेप्टिबिलिटी, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडजस्टिंग कम्युनिकेशन स्टाइल्स, यानी कि अडेप्ट करना चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर आप हाई टोन में बात कर रहे हो तो सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको लो टोन में लाना होगा, एकदम नॉर्मल लाना होगा, तो वो कैसे लाओगे, उसके बारे में, उसका इंपॉर्टेंस क्या आता है, वो सब चीज़ वो। फिर रिकग्नाइजिंग ऑडियंस नीड्स एंड प्रेफरेंस, फिर साथ में ऑडियंस की जो नीड है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर अपने आप को चेंज करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। फिर एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेबल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, तो फिर वहाँ पे आप एग्जाम्पल भी बताओ कि कैसे आप अडेप्ट कर सकते हो कम्युनिकेशन में है ना, कम्युनिकेशन को सिचुएशन के हिसाब से। तो इस तरह से हम लोगों ने गुड कम्युनिकेशन का इतने सारे पॉइंट बता दिए और सबके बारे में हम लोगों ने हल्का हल्का डेफिनेशन दे दिया, ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपने पूरा कम्युनिकेशन का अच्छा ही तो बता दिया, पर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बैरियर है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में। तो इसके अंदर पहला है कॉमन बैरियर्स लाइक लैंग्वेज डिफरेंस, इमोशनल बैरियर्स, तो यहाँ पे आप कुछ बैरियर बताओगे, जैसे कि लैंग्वेज डिफरेंस, मान लीजिए आपको हिंदी आता है, सामने वाले को हिंदी नहीं आता है, तो इससे क्या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना, ऑब्वियस सी बात है, तो वो बताओगे इसके बारे में। फिर इमोशनल बैरियर, फॉर एग्जांपल आप अभी सैड हो, ठीक है, तो आप सामने वाले अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, पर उसका मूड उसके हिसाब से खुश है, वो उसका दिन अच्छा गया है तो वो खुश है, तो इससे क्या होगा कि आप एक सैड तौर पे बात करना चाह रहे हो उससे, पर वो खुश है, तो इससे क्या होता है, इमोशनल बैरियर आ जाता है ना। तो ये सब भी आप ही के कम्युनिकेशन में, फिर आप छोड़ोगे यार छोड़ो ही, मैं इससे बात नहीं करूँगा अभी, है ना, ये जो होता है इसी को कहते हैं बैरियर्स होना कम्युनिकेशन में। फिर आता है स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम दिस बैरियर्स, फिर आप बताओगे भी कि ऐसे जो बैरियर आते हैं उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे इससे बाहर निकल सकते हो, कैसे इसको सही कर सकते हो, तो ये बता दिया बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट होगा कंक्लूजन, तो आपने कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ बता दिया, अब लास्ट में आप कंक्लूजन देखो तो क्या होगा, रिकैप ऑफ की एलिमेंट्स, है ना, जैसे कि आपने पूरे जो प्रेजेंटेशन में बताया उसी के बारे में आप एक रिकैप दे दोगे कि हमने इसमें ऐसा देखा, क्या क्या होते हैं गुड,
कैसे बैरियर्स आते हैं, कैसे उसको निकाल सकते हैं, वो सब आपने हल्का हल्का बता दिया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, फिर आप बता दोगे कि कैसे इंपॉर्टेंस क्या होता है गुड कम्युनिकेशन प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये हो गया कंक्लूजन में। उसके बाद आएगा लास्ट क्वेश्चन 5 Q&A सेशन, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम दी ऑडियंस, यानी कि आप जिसको प्रेजेंटेशन दिखाओ आप बोलोगे कि अगर आपका कोई सवाल है इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, है ना। तो वो होगा Q&A सेशन। फिर प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन एंड एडिशनल इंसाइट बेस्ड ऑन ऑडियंस इंक्वायरीज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वही जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको क्लैरिफाई करो, है ना, उसके जवाब दो। और फिर अगर कोई और एडिशनल इंसाइट देना है ना, जो भी ऑडियंस का इंक्वायरी है उसके हिसाब से उसको जवाब दो। तो इस तरह से पूरा मेरा ये जो है पावर पॉइंट का जो मतलब प्रेजेंटेशन का जो है आउटलाइन दिखेगा, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, है ना। तो यही था बेगला 136 दिसंबर 23 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ ये वीडियो देखा है तो इससे पहले भी इसका बाकी पार्ट भी है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब करवा दिया हो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, वो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब तो ये प्लेलिस्ट भी एंड हो गया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। 2 मिनट से छोटा वीडियो है, तो ज़रूर देखिए और आपसे जो बन पाता है ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप BCA से हो तो इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।